हाय गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, आपका ये चैप्टर का पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड किया गया है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप ज्वाइन करके मेरा टेलीग्राम चैनल पे मेरा पीडीएफ देख सकते हो। ठीक है, मैं उसी से पढ़ा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। ऑडिट्यूड गौरव, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया होगा, मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी दिया होगा, आप उधर फॉलो कर लीजिए। उधर टाइम टू टाइम अपडेट। इंस्टाग्राम में मैं अभी स्टार्ट किया हूँ कि जो भी बहुत एसेस है ना, एसे हो गया, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, मतलब इसकी वन हो गया, इन सब के ऊपर छोटे छोटे वीडियोस, ऑडिट रिलेटेड छोटे छोटे वीडियोस, ये सब मैं डालते रहता हूँ। ठीक है, तो आप फॉलो करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत ज्यादा ठीक है बोलता हूँ। ठीक है। हाँ, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल चैप्टर नंबर 3 है हम लोगों का। पहले तो इंटरनल कंट्रोल होता क्या? इंटरनल कंट्रोल अगर आप रब मतलब नॉर्मल एक समझने के लिए समझोगे तो इंटरनल कंट्रोल क्या होता है कि ये कंट्रोल सिस्टम है कि आपका जो भी बिजनेस है वो अल्टीमेटली कंट्रोल कैसे होता है। जैसे कि आप अगर किसी को भी कुछ भी छोड़ दो करने के लिए, तो एक सिस्टम एंड प्रोसेस से वो चलेगा नहीं। ठीक है, अगर सोचिए कोई भी माल, मैं स्टॉक का बोल रहा हूँ, कोई भी माल स्टॉक में लाइक आ रहा है, कितना जा रहा है स्टॉक का, अगर उसके ऊपर कोई कंट्रोल रखे ही नहीं, कोई बंदा हो ही नहीं जो उसका इशू को देखे, उसका कहाँ से कितना रिसीव हो रहा है, कितना माल आ रहा है, वो सारे नहीं देखे, तो उसका हिसाब कैसे आएगा और पता कैसे चलेगा कि इसमें कोई गलती हो भी रहा है कि नहीं। तो ये है हम लोगों का कंट्रोल। जैसे कि अगर सोचिए कि आप, जैसे आपका फैमिली मेंबर में आपका पापा या मम्मी जो भी कमाते या फिर दोनों कमाते हैं, उसमें क्या है कि अगर सोचिए कि सपोज आपके पापा कमाते हैं, पापा पैसे देते मम्मी को, मम्मी उससे पूरा घर का जो भी काम का जो भी है वो सारे संभालते हैं। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो अभी क्या है कि मम्मी वो कंट्रोल में है। ठीक है, मम्मी को सारे चीजों का पता है कि कितना पैसा आ रहा है, मेरा कहाँ पे खर्चा हो रहा है, कहाँ पे। अगर मम्मी उधर पे ये काम करना छोड़ दे, मतलब मम्मी लोग जो काम करती है वो तो लाइक हाउस वाइफ। देखिए, अगर कोई भी मम्मी बाहर जाके काम करती है वो तो है ही है, जो हाउस वाइफ है वो भी बहुत काम करती है। एक पूरे घर को चलाना, उसके बच्चे को चलाना, बच्चे को ध्यान रखना, उसके पति को ध्यान रखना, घर वाले को ध्यान रखना, ये आसान बात नहीं। ठीक। तो अभी क्या है कि अगर वो काम करना छोड़ दे ना, तो पूरा घर एकदम बर्बाद हो जाएगा, घर का कुछ नहीं अच्छा बचेगा। ठीक है, यही बात है, ये है कंट्रोल। एसे 315 क्या बोलता है? एज पर एसे 315 द इंटरनल कंट्रोल में बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड होता है? द प्रोसेस डिजाइंड, implemented and maintained by TCW. TCWG मतलब those charged with governance. TCWG management and other personnel to provide reasonable assurance about the achievement of an entity's objectives with regard to the, मतलब किसके रिगार्डिंग? reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operation, compliance with applicable laws and regulation and safeguarding of assets. क्या क्या लेके? As per SA 315, the internal control may be defined as the process designed, implemented, and maintained by TCWG and management and other personnel to provide reasonable assurance about the achievement of an entity's objective with regard to the reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operations, compliance with applicable laws and regulations, and safeguarding of assets. ठीक है? तो इंटरनल कंट्रोल है, इंटरनल कंट्रोल है एक प्रोसेस जो कि डीम होता है, डिजाइन इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन बाय टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस, किसको लेके? अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एन एंटिटीज ऑब्जेक्टिव विद रिगार्ड टू द reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operation, compliance with applicable laws and regulation, and safeguarding of assets. ठीक है, तो ये चीजों को लेके आपको, मतलब जो इंटरनल कंट्रोल है वो रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, बेनिफिट क्या है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल? अगर इंटरनल कंट्रोल को आप समझोगे ना, उसका बेनिफिट क्या होगा
ये पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट को पकड़ने में, मतलब आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। फिर क्या करेगा, आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स दैट इफेक्ट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आरएमएम। मतलब ये हेल्प करेगा इन आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स, जो फैक्टर्स है जो कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को अफेक्ट करता है, एंड डिजाइनिंग ऑफ एंटी ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। एनटी मतलब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो इंटरनल कंट्रोल क्या है एंड उसका बेनिफिट क्या है? इंटरनल कंट्रोल एज पर 315, द इंटरनल कंट्रोल में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस डिजाइन, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल to provide reasonable assurance about the achievement of an entity's objective with regard to किसके regarding reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operation, compliance with applicable laws and regulations and safeguarding of assets। ठीक है। बेनिफिट्स क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, identifying types of potential misstatement, identifying factors that affect the risk of material misstatement, designing the entity of other audit procedure, ये सारे हैं बेनिफिट। ऑडिट, ऑडिट रिस्क है कि ऑडिट रिस्क है कि ऑडिटर ये गलत ओपिनियन दे दे एक इनकरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और ऑडिटर ओपिनियन दे दे कि नहीं नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑडिटर ओपिनियन दे दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब करेक्ट नहीं है, लाइक मॉडिफाइड ओपिनियन दे, तो वो ऑडिट रिस्क नहीं है। ठीक है, अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट नहीं है, मतलब मिस स्टेटमेंट है, उधर बहुत सारे मेटेन मिस स्टेटमेंट है, और जो ऑडिटर है वो बोल दे कि नहीं नहीं ये प्रॉपर है, अनक्वालिफाइड ओपिनियन देते। अनक्वालिफाइड ओपिनियन आप चैप्टर नंबर 7 पे पढ़ोगे, 8 पे पढ़ोगे, तो वो अलग बात है। तो अनक्वालिफाइड ओपिनियन मतलब कोई भी गलती नहीं है उससे, वो गलत है, वो है ऑडिट रिस्क। कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क है, इधर 3 कंपोनेंट्स है, एक है इनहेरेंट रिस्क, एक है कंट्रोल रिस्क, एक है डिटेक्शन रिस्क। हम एक एक करके पढ़ेंगे सब कुछ इधर। ठीक है, पहले एक 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 जस्ट एक नॉर्मल सा बोल देते हैं कि इनहेरेंट रिस्क मतलब बिजनेस के इनहेरेंट में क्या है, ये प्रायर टू ऑडिट क्या रिस्क है, मतलब वो क्या बिजनेस रिस्क बोल सकते हो। कंट्रोल रिस्क मतलब क्या है कि कंट्रोल में लाइक प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड सॉरी हाँ, डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन एंड करेक्शन। मतलब प्रिवेंशन और डिटेक्शन एंड करेक्शन, इसका मतलब क्या है कि या तो प्रिवेंट करो मिसस्टेटमेंट को, या फिर अगर मिसस्टेटमेंट हो गया तो उसको डिटेक्ट और करेक्ट करना मिसस्टेटमेंट को, उसको लेके ये है कंट्रोल रिस्क। वो करेक्ट कर पाता है कि इंटरनल कंट्रोल उतना कैपेबल है क्या नहीं कि उसको या तो प्रिवेंट करे या तो डिटेक्ट और करेक्ट करे मिसस्टेटमेंट को। और डिटेक्शन रिस्क क्या है कि जो ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, हो सकता है कि वो डिटेक्ट नहीं कर पाए मिसस्टेटमेंट को। तो डिटेक्शन रिस्क में ना 2 टाइप के रिस्क होते हैं, एक है सैम्पलिंग रिस्क, एक है नॉन सैम्पलिंग रिस्क। डिटेक्शन रिस्क में कितने टाइप के रिस्क होते हैं? 2 टाइप के रिस्क होते हैं, एक है सैम्पलिंग रिस्क, एक है नॉन सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क, सैम्पलिंग रिस्क है द रिस्क दैट द ऑडिटर कंक्लूजन, जो मतलब ये क्या है, ये एक रिस्क है जो कि ऑडिटर जो कंक्लूजन है, ऑडिटर जो कंक्लूजन है बेस्ड ऑन द सैंपल, और जो सैंपल है that may be different from the conclusion if the entire population was subject to the same audit procedure। इसमें क्या बोला गया? सैंपल वाज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। ये सैंपल का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि उसको रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ऑफ पॉपुलेशन। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं, पहले दोनों पढ़ लेते उसके बाद। ठीक है, मतलब इसमें क्या बोला है कि पहले तो ऑब्वियसली जो सैंपल लेते हैं, सैंपल एक पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन मतलब क्या कि सोचिए अगर आप एक आम को आप चूज कर रहे हो, ठीक है, आप एक बोरा भर के आम ले जिसमें 100 आम थे। अभी आप अगर एक आम चूज करोगे या फिर 2 आम चूज करो या फिर 10-20 आम चूज करें और गलती से ये आपका लक हुआ, लाइक 10 आम चूज किए और ये आपका लक हुआ कि 10 के 10 आम खराब निकले, लेकिन 90 जो अच्छे आम थे
एक एक जस्ट कोइंसिडेंस हुआ कि 90 के 90 आम आप छुए ही नहीं, आप चेक किए ही नहीं। ये है सैंपलिंग रेट, कि जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पॉपुलेशन की। The risk that the auditor conclusion based on the sample that may be different from the conclusion if the entire population was subject to the same audit. अभी अगर जो 10 को आम चूज किए, ऑडिटर क्या सोचेगा कि भाई 10 आम खराब, मैं तो रैंडम बेसिस से उठाया, 10 आम खराब निकला मतलब सारे ही आम खराब होंगे। ये जो 10 आम खराब निकले, इसका प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो ऑडिटर को लगा 100% आम खराब है, जहां की बस 10% आम खराब थे, 90% आम सही थे। ये है सैंपलिंग रिस्क। अभी है नॉन सैंपलिंग रिस्क। नॉन सैंपलिंग रिस्क में क्या हुआ, इसमें क्या बोला गया है, द रिस्क दैट द ऑडिटर रीचेस एन erroneous conclusion for any reason not related to sampling risk। इसका मतलब क्या बोला गया है, ये एक रिस्क है दैट द ऑडिटर रीचेस एन erroneous conclusion, मतलब एक गलत कंक्लूजन में गया है, फॉर एनी रीजन नॉट रिलेटेड टू सैंपलिंग। मत ऑडिटर कोई भी गलत कंक्लूजन में गया है कोई भी रीजन के लिए अदर देन सैंपलिंग रिस्क। एक एक एग्जांपल से समझते, ठीक है। ये मैं ये आम का मैं एग्जांपल दिया था कि एक बोरा में, एक बास्केट में 100 पीसेस आम है, जिसमें 90 अच्छे आम है, 10 खराब आम है। ऑडिटर कोइंसिडेंटली चेक्स दिस 10 मैंगोस ऑन सैंपल, मतलब एक जस्ट कोइंसिडेंटली ऑडिटर बस 10 मैंगो ही चूज किया। नॉन सैंपलिंग रिस्क में क्या है, नॉन सैंपलिंग रिस्क में क्या है कि सोचिए ये इन्वेंट्री है, ठीक है। इन्वेंट्री वेरिफिकेशन के लिए गए हो, ऑडिटर क्या किया, बस इंटरनल रिकॉर्ड्स, मतलब जो सेल एंड परचेज का जो ये है, क्या बोलते हैं, सेल एंड परचेज का जो डेटा है कि सेल में कितना स्टॉक गया, परचेज में कितना स्टॉक, बस उसी को देखा, वो फिजिकल वेरिफिकेशन किया ही नहीं। तो इसमें क्या है कि इसमें गलत होने का चांसेस बहुत बढ़ गया, क्योंकि आप एक जस्ट रजिस्टर देख लो, आप फिजिकल वेरिफिकेशन किए ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। इन्वेंट्री वेरिफिकेशन के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन मस्ट है, ठीक है। इसमें क्या है, द ऑडिटर यूज ओनली इंटरनल रिकॉर्ड्स, परचेज एंड सेल्स बिल फॉर स्टॉक मूवमेंट, बट नॉट फिजिकल वेरिफिकेशन। समझ में आया आपको? ये है डिटेक्शन रिस्क, सैंपलिंग रिस्क एंड नॉन सैंपलिंग रिस्क। मतलब इन्वेंट्री के लिए क्या है, इन्वेंट्री के लिए बोले कि हाँ परचेस किया है तो इन्वेंट्री आया है, सेल की अरे भाई आया है, वो रजिस्टर पे है, लेकिन रियल में क्या जितना दिखा रहा है क्लोजिंग स्टॉक, उतना क्या रियल में क्लोजिंग स्टॉक है, वो आप फिजिकल तो वेरीफाई करो। अभी है कंपोनेंट ऑफ ऑडिट। कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क में क्या बोला गया है, पहले तो कितने टाइप, ऑब्वियसली मैं अभी जस्ट पढ़ा है कि 3 टाइप के रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। कितने टाइप के रिस्क है, 3 टाइप के, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या है, इनहेरेंट रिस्क क्या है कि देयर इज ए सस्पेक्टेबिलिटी अबाउट, ये ना, ये आप जस्ट आप याद कर देना, ये नहीं, लाइक ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये बस रट्टा मार लेना, ठीक है। मेन में नहीं है, ठीक है। देयर इज ए सस्पेक्टेबिलिटी अबाउट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, account balance and disclosure to a misstatement that could be material। मतलब क्या है कि इनहेरेंट रिस्क क्या बोलता है कि ये जो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स है, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब सोचिए कि पीएल जो एलिमेंट्स है, अकाउंट बैलेंसेस मतलब बैलेंसेस, मतलब बैलेंस शीट कहते हैं, एंड डिस्क्लोजर मतलब नोट्स, ठीक है, टू ए मिस स्टेटमेंट दैट कुड बी मटेरियल एडर इंडिविजुअली और एग्रीगेट बिफोर कंसिडरिंग इंटरनल कंट्रोल।
बिफोर कंसिडरिंग इंटरनल कंट्रोल, मतलब इंटरनल कंट्रोल के कंसिडर करने के पहले ही इसमें अकाउंट बैलेंसेस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, डिस्क्लोजर में ये सस्पेक्टिबिलिटी है कि ये गलत हो सकता है, मिसस्टेटमेंट हो सकता है. There is always a risk that financial statement could be misstated without financial statement could be misstated without considering internal control system. There is a always risk that a financial statement could be misstated without considering internal control system. ठीक है. और क्या बोला, ऑडिटर विल कंसिडर इंटरनल सॉरी इनहेरेंट रिस्क. ऑडिटर क्या कंसिडर करेगा, इनहेरेंट रिस्क while designing TOC. TOC मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल. टीओसी मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंसिव प्रोसीजर. टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंसिव प्रोसीजर आप एक चैप्टर बाद ही पढ़ोगे, तो ठीक है, कोई नहीं, दिक्कत नहीं. मैं लिखा हूँ शायद कहीं पे, टीओसी मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल. ठीक है. इन हैंड रिस्क कुड बी हायर फॉर सम एसेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब जो एसेशन, एसेशन मतलब आप पढ़ोगे, एसेशन आप एक समझ लो कि जैसे पीएल बैलेंस हो गया, पीएल अकाउंट्स के चीजें हो गया, फिर बैलेंस शीट के आइटम्स हो गए, ये सारे. In-hand risk would be higher for some assertions of complex calculation. ठीक है. And external factors giving rise to business risk will also influence in-hand risk. ठीक है. तो in-hand risk क्या बोलते हैं, there is a susceptibility about class of transaction, account balance and disclosure to a misstatement that could be material either individually or aggregate with other misstatement before considering internal control. फिर क्या बोला है, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क दैट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी मिसस्टेटेड without considering internal control system. An auditor will consider inherent risk while designing taste of control and substantive procedures. Inherent risk could be higher for some assertion of complex calculation, and external factors giving rise to business risk will also influence inherent risk. ठीक है. ये क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, प्रोडक्ट बिकम ऑब्सोलेट, मतलब प्रोडक्ट ऑब्सोलेट हो गया, उसका कोई काम नहीं है. फिर क्या है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एक्सेट्रा. ठीक है. प्रोडक्ट बिकेम ऑब्सोलेट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एक्सेट्रा. ठीक है, ये सारे हो गए हम लोगों का इनहेरेंट रिस्क. कंट्रोल रिस्क क्या है, कंट्रोल रिस्क इज अ रिस्क दैट misstatement could occur as internal control system is not efficient to, मतलब not efficient किसके लिए, प्रिवेंट, या तो प्रिवेंट करो, या तो प्रिवेंट करो, या तो डिटेक्ट करो एंड करेक्ट करो misstatement that could be material either individually or when aggregated with other misstatements. A misstatement could be class of transaction, account balances and disposal. Obviously, there is an inverse relation between efficiency of internal control system and ये देखिए, ये ऑब्वियसली ये जनरल नॉलेज का बात है. ठीक है, ये कॉमन सेंस का बात है. जितना एफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का ज्यादा होगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जितना अच्छे से काम करेगा, उतना तो कंट्रोल रिस्क कम होगा ना. जैसे कि सोचिए, आप परचेस और स्टॉक के लिए दो गो अलग अलग बंदे रखे, तो उसका क्या एफिशिएंसी ज्यादा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली एक बंदे को दो चीजें मैनेज नहीं करना पड़ रहा है. एक बंदा रहेगा तो ऑब्वियसली घपला होने का ज्यादा चांसेस है. ठीक है. तो यही बोला गया है कि हायर द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, लोअर द कंट्रोल रिस्क, एंड लोअर द इंटरनल कंट्रोल हायर ऑब्वियस. इधर लाइक कॉमन सेंस है. ठीक है. डिटेक्शन रिस्क में क्या बोला है, डिटेक्शन इज दैट द प्रोसीजर परफॉर्म बाय द ऑडिटर to reduce the audit risk to an acceptably low level will not always detect a misstatement. Will not always detect a misstatement. ये अभी कुड बी मटेरियल इधर इंडिविजुअल और मिस्टेटमेंट कुड, ये आप ना, ये आप याद रख लो, कुड बी मटेरियल मतलब, तो क्या है इसको
आपको ना मेनली समझना पड़ेगा ये तीनों चीजें है क्या। ठीक है, ये अगर आप ये एक बार समझ लो ना, तो आपका आधा से ज्यादा काम तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो इसमें क्या है, एक एक लाइक फॉर्मूला है जो इनहेरेंट रिस्क है इनटू कंट्रोल रिस्क है, इज इक्वल टू कंबाइंड असेसमेंट। मतलब जो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क है, इसको मिला के कंबाइंड असेसमेंट होता है, जिससे जो डिटेक्शन रिस्क है उसका इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, और इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इज इक्वल टू रिस्क ऑफ मेटेरियल रिस्क। और जब तीनों रिस्क मिल जाएगा, इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क इज इक्वल टू ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क के लिए तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, उसका कंपोनेंट ही है ना। ऑडिट रिस्क के लिए तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इनहेरेंट रिस्क, करेक्शन रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिरेक्शन रिस्क। और रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसटेटमेंट मतलब क्या, इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क। तो रिलेशनशिप अमंग द कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क क्या है कि इनहेरेंट रिस्क अगर बढ़ेगा, कंट्रोल रिस्क भी बढ़ेगा। इनहेरेंट रिस्क मतलब क्या है, जो बिजनेस में खुद का रिस्क है, अगर बिजनेस में खुद का रिस्क होगा, ऑब्वियसली इंटरनल कंट्रोल वीक होगा, मतलब कंट्रोल रिस्क बढ़ेगा। तो एक्सटेंड ऑफ चेकिंग अगर, मतलब दोनों रिस्क अगर बढ़ा है, मतलब रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ा है, अगर रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ा है तो ऑब्वियसली एक्सटेंड ऑफ चेकिंग तो बढ़ेगा। ठीक है, अगर इनहेरेंट रिस्क बढ़ा तो कंट्रोल रिस्क भी बढ़ेगा, और मतलब इनहेरेंट रिस्क अगर बढ़ा, कंट्रोल रिस्क भी बढ़ा, तो एक्सचेंज चेकिंग अब बढ़ेगा भाई। रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ा है, अगर एक्सटेंड ऑफ चेकिंग बढ़ गया तो ऑब्वियसली डिटेक्शन रिस्क, जो ऑडिटर प्रोसीजर वो विल नॉट बी एबल टू फाइंड। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये तो खत्म हो, मतलब कम हो जाएगा ना डिटेक्शन रिस्क। और इनहेरेंट रिस्क अगर कम हुआ तो क्या है कि अगर बिजनेस का खुद का रिस्क ही उतना कम है तो ऑब्वियसली जो इंटरनल कंट्रोल वो भी उतना ज्यादा, ठीक है भाई उसका खुद का रिस्क ही तो कम है। ठीक है, जैसे ऑनलाइन बिजनेस में क्या होता है कि उसका उतना ज्यादा रिस्क है नहीं, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल का। तो अभी क्या है कि वो इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग नहीं होगा, वो मतलब ऐसा होगा कि हाँ ठीक है चलता है, तो क्या कंट्रोल रिस्क भी कम हो जाएगा। मतलब सॉरी, इनहेरेंट रिस्क अगर कम हुआ तो इनहेरेंट रिस्क मतलब कम, मतलब क्यों है, क्योंकि कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, मतलब इनहेरेंट सॉरी इंटरनल कंट्रोल ज्यादा है, स्ट्रांग है, इसीलिए तो इनहेरेंट रिस्क कम हुआ ना, तो कंट्रोल रिस्क भी कम हो जाएगा। और कंट्रोल रिस्क अगर कम हुआ तो अल्टीमेटली दोनों मतलब रिस्क मेटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है, क्योंकि इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क दोनों ही कम है, तो स्लो डाउन हो गया इन चेकिंग, तो डिटेक्शन रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर मैं फिर से बोल देता हूँ, अगर इनहेरेंट रिस्क बढ़ा और कंट्रोल रिस्क भी बढ़ा, ठीक है, इनहेरेंट रिस्क क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल वीक है, तो इनहेरेंट रिस्क अगर बढ़ा तो कंट्रोल रिस्क भी बढ़ेगा, और अगर कंट्रोल रिस्क बढ़ा तो ऑब्वियसली एक्सटेंड चेकिंग, क्योंकि रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसटेटमेंट, इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इज इक्वल टू रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट। मतलब एक्सटेंट ऑफ चेकिंग बढ़ा, मतलब कितना चेक करना है, अगर रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगा ऑब्वियसली मुझे ज्यादा चेक करना पड़ेगा ऑडिटर को, और अगर ज्यादा चेक करे तो डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगा। डिटेक्शन रिस्क क्या बोलता है कि ऑडिटर प्रोसीजर वो एबल नहीं करेगा कि मिस स्टेटमेंट को खोजने के लिए, अगर मैं चेकिंग ही ज्यादा कर दूं तो ऑब्वियसली डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगा। दूसरा क्या है केस कि इनहेरेंट रिस्क कम है, इसका मतलब क्या, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, उसका मतलब क्या, अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो कंट्रोल रिस्क भी कम हो गया, अगर कंट्रोल रिस्क कम हो गया तो स्लो डाउन इन चेकिंग, मतलब अगर रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है ऑब्वियसली उतना ज्यादा चेकिंग होगा नहीं, तो क्या होगा, डिटेक्शन रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे कि नहीं नहीं बहुत ज्यादा आज का क्लास बहुत ज्यादा हेवी हो गया, तो आप ऐसा होगा, अगर कोई भी दिक्कत होगा आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं पक्का ने पक्का जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी रिप्लाई करने का, मतलब रिप्लाई करूंगा। एंड मेरा इंस्टा पे भी फॉलो करना नहीं भूलिएगा, ऑडिटोरी करो, मेरा इंस्टा का लिंक दिया होगा,
मुझे फॉलो करना नहीं भूलिएगा। बाय।